अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ एट 5 में मैं आपका मेज़बान दानिश हुसैन। नाज़रीन, पाकिस्तान और भारत के इंडस वाटर कमिश्नर्स का इजलास अब लाहौर के बजाय इस्लामाबाद में होगा। 19 मार्च को भारतीय इंडस वाटर कमीशन का वफ़द भी इस्लामाबाद पहुंच रहा है और 20 और 21 मार्च को ये मुज़ाकरात होंगे। इस सिलसिले में हुकाम ये कहते हैं कि मुज़ाकरात में सिंताज माहिदे का कोई भी जिक्र नहीं है और ना ही मकबूजा कश्मीर में पाकिस्तानी दरियाओं पर भारतीय आबी जारियत पर भी बात होगी। इस सिलसिले में किसी भी किस्म की कोई बात नहीं, जबकि मुतनाज़िब मनसूबे किशन गंगा और रतले समेत कोई भी मुतनाज़िब मनसूबा इन तमाम तर मुज़ाकरात के एजेंडे में शामिल नहीं। ये इंडस वाटर कमिश्नर्स का मामूल का सालाना इजलास है, जिसमें सालाना और सैलाब की पेशी इत्तला का निज़ाम और ख़ास तौर पर दरियाओं में पानी के बहाव के अदाद शुमार का तबादला ख्याल किया जाएगा। जब भी पाकिस्तान और भारत की बात होती है तो यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि शायद इससे कोई बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन ये रूटीन का सालाना इजलास है। मियां शाहिद मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मियां शाहिद, जब भी पाकिस्तान और भारत के इजलास होता है या कोई भी मुज़ाकरात होते हैं तो उमूमी तौर पर यही समझा जाता है कि बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा, लेकिन यहाँ पर यह वाज़ेह कर दिया ये रूटीन का सालाना इजलास है। क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या मकबूजा कश्मीर के जो दरिया हैं जिसमें पाकिस्तान का हक है, क्या उस पर भी बात मुतवक्की है? दानिश, बिल्कुल उम्मीद यही थी कि ऐसा ही होगा और वर्ल्ड बैंक के एक दबाव पर जो है ये इजलास हो रहा है, लेकिन कल जो एजेंडा खुला और सामने चीज़ें आई तो उससे पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि ये मामूल का इजलास है। इंडस वाटर कमिश्नर जो हैं वो हर साल जो है वो मिलते हैं। इससे पहले हालात ऐसे नहीं थे, वो पाकिस्तान नहीं आए या हमारे इंडस वाटर कमीशन जो है वहाँ नहीं गए, लेकिन इस दफ़ा वो आ रहे हैं और इजलास जो है 19 तारीख को होगा। एजेंडे को बड़ा मुबहम रखा गया, बड़ा पोशीदा जो है वो रखा गया और बताया नहीं जा रहा था। यही खबरें निकल रही थी कि शायद रतले और किशन गंगा पर बात हो, क्योंकि इसमें पाकिस्तान जो है वो रिव्यू पर जाना चाहता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं। कल जो हमारी बात हुई वजारत पानी बिजली के हुकाम से, उनका कहना था कि ये मामूल का इजलास है, दरियाओं का जो बहाव होगा उसके जो इदादो शुमार हैं पूरे साल के उसका तबादला ख्याल होगा और इसके बाद फ्लड अर्ली वार्निंग जो है सिस्टम उस पर बात होगी। किसी रतले या किशन गंगा डैम या पानी बिजली मंसूबे पर इस पे बात नहीं होगी और ना ही मकबूजा कश्मीर में जितनी भी आबी जारहियत भारत की तरफ से की जा रही है उस पर भी बात नहीं होगी। शायद आपसे बात करेंगे, इस वक्त हमें ज्वाइन किया है सैयद जवाद अली शाह साहब ने, जो कि साबिक इंटरनेशनल कमिश्नर हैं। उनसे भी बात करते शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका। जो 19 तारीख से यानी कि कल से एक अहम मीटिंग शुरू हो रही है और दो तरफा ताल्लुकात पे भी कोई बातचीत होगी और ख़ास तौर पर जो इंडस वाटर ट्रीटी है उस पर कोई बात मुतवक्की है या उसके लिए अभी तक तो यही कहा जा रहा है कि ये रूटीन का इजलास है जो कुछ अर्सा पहले हालात की वजह से नहीं हुआ था, अब दोबारा हो रहा है, तो इसका मतलब हालात कुछ बेहतर हो रहे हैं। तो क्या ब्रेक थ्रू होगा, जो बर्फ है वो पिघलना शुरू होगी? बहुत शुक्रिया जीशान साहब। दरअसल आपने ये सही फरमाया कि ये एक रूटीन की मीटिंग है, क्योंकि इंडस कमीशन की जो मीटिंग है एक तो मैंडेटरी है साल में, जो अमूमन मार्च और मई के दरमियान होती है, और दूसरा जब कोई कमिश्नर रिक्वेस्ट करे तो मीटिंग्स होती हैं। तो लास्ट ईयर ये मीटिंग नहीं हुई थी, लेकिन ये इस मीटिंग की अहमियत इस वजह से भी है क्योंकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर ये कह चुके थे कि हम ट्रीटी को स्क्रैप कर देंगे, हम ट्रीटी को इफेक्टिवनेस इसकी बंद कर देंगे। तो ये मीटिंग एक ट्रीटी की इम्प्लीमेंटेशन का हिस्सा है। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छी बात है कि ये इंडिया अल्टीमेटली एग्री कर गया है कि वो मीटिंग पर वो आएंगे और वो आ रहे हैं। दूसरी बात ये है कि ये एक रूटीन की मीटिंग है, वो बर्फ पिघलने वाली बात या हमारे इशू जो है वो हल हो जाएंगे या क्या होगा या क्या नहीं। अभी देखें जी, हमारे जो मेजर इश्यूज हैं वो तो ये थे कि रतली और किशन गंगा पर वर्ल्ड बैंक ने कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाना था। इंडिया ने वहां इनकार किया और इंडिया की प्रेशर की वजह से उन्होंने इस प्रोसेस को जो है अभी वक्ती तौर पर बंद किया हुआ है। अभी इसमें भी 3-4 महीने होने वाले हैं, तो पेशरफ्त तो उस पर होगी तो फिर पता चलेगा कि टीटी पर पेशरफ्त है। ये तो एक आम सी मीटिंग है कि डाटा एक्सचेंज करेंगे। अच्छा नहीं शाह साहब, ये तो जिस तरह से आप भी कह रहे हैं कि आम से मीटिंग है, लेकिन पहला कदम इसको तसव्वुर किया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह से किशन गंगा और रतले का मामला है और मकबूजा कश्मीर में वो पानी जिस पर पाकिस्तान का हक है, वो अभी तक उस पर कुछ बात नहीं हो पाई और इसमें जो कहा जाता है वो ये भी कहा जाता है कि इंडस वाटर कमिश्नर जो पाकिस्तान का है वो भी इस मामले में कोई ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्टैंस नहीं रखता कि बात कर सके भारत से जो आबी जारियत जारी है। देखिए जी, कमिश्नर का एक लेवल है और अभी रतले और जो किशन गंगा का ये तो अब कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का मसला था, लेकिन आपकी ये बात दुरुस्त है कि ये एक स्टेप टू वर्ड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ट्रीटी है। इंडिया जो कह रहा था वो इसका मतलब है वो सब ऐसे ही था, उसमें कोई हकीकत नहीं थी।
लेकिन दूसरी जो बात इंडिया ने कही थी कि हम पानी में रुकावट डालेंगे या पानी बंद करेंगे, और उन्होंने जी 5-6 प्रोजेक्ट जो है अभी 3 महीनों में इसकी अप्रूवल देकर ये साबित कर दिया गया है कि वो चिनाब के पानी से प्ले करेंगे। 5-7-8 साल में डैम बनेंगे, तो जाहिर है कि पानी इंडिया यकीनी तौर पर डैम बनेंगे तो उसमें तो शाह साहब हमारा फायदा ही है, लेकिन इसमें हमारी भी कोई कोताही जाहिर है होगी। अहमद बिलाल से हमारे साथ माहिर बैन-अ-क़वामी अमूर हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। बैन-अ-क़वामी जो मंजरनामा है उस पर ख़ास नज़र है आपकी, क्या समझते हैं ये जो सिंध-तास मुआहिदा है इसमें फुकदान देखने में आता है, तो इसमें हमारी भी क्या कोई कोताहियाँ हैं? हमारी जो डिप्लोमेसी है, फॉरेन पॉलिसी है, या हमने जो डैम्स नहीं बनाए, क्या उसका भी कसूर है? जी, हमारे डैम्स ना बनाने का बिल्कुल कसूर है, बिकॉज बतौर लो राइपेरियन हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमने अपने जो पानी हमारे मुल्क से गुजरता है हमने उसको प्रिजर्व करना है। तो डैम्स या पॉन्डेजेस हमें बनाने चाहिए, ये हम पर ऑब्लिगेशन है। और अब तो हमने क्लाइमेट कन्वेंशन भी साइन कर लिया है, जिसका मतलब ये है कि पाकिस्तान ने खुद इंटरनेशनल कम्युनिटी से वादा किया है कि वो फॉसिल बेस्ड फ्यूल से मूव करेंगे नॉन फॉसिल बेस्ड। उसके लिए हाइडल पावर बहुत जरूरी है। तो 2 ऑब्लिगेशन है, बतौर लो राइपेरियन और बतौर पार्टी टू क्लाइमेट चेंज कन्वेंशन। तो ये मॉडर्न लॉ की, इंटरनेशनल लॉ की डेवलपमेंट्स हैं। जो पुराना लॉ था इंडस वाटर ट्रीटी वाला, उसके नीचे पाकिस्तान को ये ऑब्लिगेशन से ज्यादा इंडिया की ऑब्लिगेशन है बतौर ट्रस्टी एज एन अपर राइपेरियन। इसमें वो पानी जो पाकिस्तान को जाना है उसमें कोई गैर जरूरी रखना नहीं डालना। और अब क्योंकि ये इंडिया ने अनाउंस किया है रिसेंटली कि वो बेशुमार डैम्स बनाएंगे, और पाकिस्तान समझता है कि ये डैम बनाना जो है ये इंडिया की रिक्वायरमेंट से डिस्प्रपोर्शनेट है, और इसका अच्छा अहमद बिलाल साहब, इस तमाम तर सूरत हाल पे आपको याद होगा कि कुछ रोज कबल एक बरतानवी रिपोर्टर ने भी ये रिपोर्ट शाये की थी, और उसका ये कह रहा था कि भारत जो है वो तामीरात कर रहा है उन दरियाओं पर जो कि पाकिस्तान के हैं। तो यानी कि हम ब्लैकमेल हो रहे हैं मुसलसल, कभी हमें धमकी दी जाती है कि हम डैम बनाएंगे, कभी वहाँ पर तामीरात होती हैं। अब तो बरतानवी रिपोर्टर ने भी ये रिपोर्ट शाये की है। तो इस तमाम तर सूरत हाल में हमें क्या करना होगा कि हम एटलीस्ट ब्लैकमेल ना हो? हमने इस इशू को इंडस वाटर ट्रीटी के बाहर जाके रेज करना चाहिए, और हमें बायलैटरल सतह पर इस इशू को रेज करना चाहिए कि जो इंडिया डैम्स बनाना चाह रहा है, जो प्रोजेक्ट बनाना चाह रहा है, वो इंडिया की एबिलिटी टू कंट्रोल वाटर फ्लो को गैर जरूरी तौर पर इम्प्रूव कर देंगे, जिससे वो वाटर को बतौर वेपन इस्तेमाल कर सकता है। अगर ये इशू दुरुस्त है तो फिर पाकिस्तान को इशू अक़वाम मुत्तहिदा में भी लेकर ठीक है, ठीक है। बहुत शुक्रिया अहमद बिलाल साहब। सैयद जमात अली शाह साहब भी हमारे साथ थे, और मियाँ शाहिद भी हमारे मौजूद थे। अहम मीटिंग हो रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मामूल की मीटिंग है। अब देखना यह है कि इससे आगे पेशरफ्त क्या होगी। यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बड़ो पंजाब कहाँ तक पहुंचा, कहाँ तक बढ़ा, इस पर बात होगी। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद हाजिर है। नाज़रीन, कराची में खसरा और चिकनगुनिया बेकाबू होने लगा है। मरीजों की तादाद भी बढ़ती जा रही है दिन ब दिन, और रवां साल भी 123 अफराद में चिकनगुनिया, जबकि 15 अफराद ऐसे हैं जिनमें खसरे की तस्दीक हो चुकी है। डीजी हेल्थ का इस तमाम तर सूरत हाल पर कहना है कि खसरा और चिकनगुनिया पर काबू पाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। ये कौन से इक़दाम हैं ताहाल कहीं दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि इससे कबल भी बात हो रही थी, लेकिन अभी तक इस सिलसिले में कोई भी पेशरफ्त नहीं हो सकी। इब्राहिम रिंद से जानते हैं। इब्राहिम रिंद बताएगा, जिस तरह से महकमा हेल्थ का तो ये कहना है कि इस तमाम तर सूरत हाल पर इक़दाम किए जा रहे हैं, जरा बताइएगा कौन से ऐसे इक़दाम हैं जो किए जा रहे हैं जिसके बावजूद 123 अफराद जो हैं उनमें तस्दीक हो चुकी है कि उन्हें चिकनगुनिया है। जी देखें, फिलहाल तो कोई इकदाम नजर नहीं आ रहे, बराए नाम है। सिर्फ यहाँ जहाँ पर ये चिकनगुनिया या खसरा रिपोर्ट होता है वहाँ पर सिर्फ वैक्सीनेशन कैंप लगा के उन बच्चों को जो है वैक्सीन किया जाता है, लेकिन उसके बाद सरकारी लेवल पर अस्पतालों में कोई बाकायदा इंतजाम नहीं किए गए, क्योंकि जो चिकनगुनिया की अलामत है वो शदीद बुखार होता है और जोड़ों में शदीद दर्द होता है, जिसके बाद वो अस्पताल का रुख करते हैं, सरकारी अस्पताल का। तो वहाँ पर उनको ड्रिप लगा के उनको रवाना कर दिया जाता है, या तो बाज़ औक़ात उनको सिर्फ टेबलेट देकर रवाना कर दिया जाता है। कोई इकदाम प्रॉपर नहीं किए जाते, उनको दाखिल नहीं किया जाता।
ये जब बीमारी फैली थी तो सबसे पहले मलीर के इलाके में वबाई सूरत इख्तियार की थी, जहां पर वजीर सेहत ने तमाम इकदाम करने की अहकाम दिए थे कि यहाँ पे तमाम चीज़ें होनी चाहिए, लेकिन अफसोस के साथ वहाँ पे कोई इकदाम नहीं किए गए। वहाँ पे सुरेंजेस तक अवेलेबल नहीं थी, कई हफ्तों तक वहाँ पे कोई चीज़ नहीं थी, वहाँ पे किसी किस्म की सहूलत नहीं थी, सिर्फ बराए नाम थे। उसके बाद वजीर सेहत ये पलट कर नहीं देखे उस अस्पताल में कि आया वहाँ पे कितने रोजाना मरीज रिपोर्ट हो रहे हैं, और अभी भी दर्जनों मरीज जो है रोजाना की बुनियादों पर चिकनगुनिया के साथ रिपोर्ट हो रहे हैं। और खसरा की तादाद खासी कम है, लेकिन चिकनगुनिया की बहुत ज्यादा है। जैसा कि 660 जो है सैंपल गए थे मुख्तलिफ इदारों को चिकनगुनिया के, और उसमें से 123 अफराद में जो है चिकनगुनिया की तस्दीक हो चुकी है, और ये तादाद में इजाफा होता जा रहा है। और अभी जो है अच्छा इब्राहिम, ये बताइएगा कि कराची के कौन कौन से ऐसे अजला हैं या कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जहां ज़्यादा अक्सरियत पाई जाती है उन मरीजों की जिन्हें चिकनगुनिया या फिर खसरे की तस्दीक हो चुकी है? ये देखें, मलीर का इलाका, कुरंगी टाउन, औरंगी टाउन, बल्दिया टाउन और मच्छर कॉलोनी समेत जो दीगर इलाके हैं, चंद इलाके, वहां पर जो चिकनगुनिया ने वबाई सूरत इख्तियार कर ली है, जहां पर रोजाना की बुनियादों पे जो मरीज हैं वो निजी अस्पतालों का रुख करने पर। ठीक है, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन से कैसर सज्जाद भी इब्राहिम रिंद हमारे साथ ही मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। कैसर सज्जाद, पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन इस तमाम तर सूरत हाल यकीनी तौर पर ये पता होगी, तो इस तमाम तर सूरत हाल में क्या इकदाम कर रही है? देखिए, बात ये है कि इकदाम तो कोई सच नहीं हुआ है, और उसका सबूत ये है कि इस बीमारी में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। अगर कोई पॉजिटिव इकदाम होता तो इसमें कमी होती, तो ये बिल्कुल इसके बरक्स है। और चूंकि ये एक मच्छर से काटने से ये बीमारी है, तो मैं हमेशा यही कहता हूं कि जी आप प्रिवेंटिव साइड पे काम करें, प्रिवेंटिव साइड पे बजट में पैसे रखें, बीमारियों को रोकने की बात करें, बीमारियों के इलाज की बात ना करें। और हम कहते हैं कि चूंकि ये मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया अब आपने सुन लिया, तो कहने का मेरा मकसद ये है कि हम हमेशा ये नारा लगाते हैं कि एहतियाती इलाज से बेहतर है आप मच्छर को खत्म कर दें, ये तीनों बीमारियां खत्म हो जाएंगी। लेकिन मुझे नहीं पता तो कैसर ये बताइएगा कैसर सज्जाद साहब कि किस तरह से ये ख़त्म होगा, और ख़ास तौर पर जिस तरह से हमने पंजाब में देखा कि जब डेंगू आया था तो आपको याद होगा कि स्प्रे किए जाते थे, घर घर जाके स्प्रे किए जाते थे ताकि उस मॉस्किटो को, उस मच्छर को वहीं पर ख़त्म किया जा सके, और काफ़ी हद तक काबू भी पाया गया, जो बात हकीकत है। क्या सिंध की हुकूमत जो है या कराची में इस तरह का कोई स्प्रे वगैरह करने की कोई प्लानिंग की गई है कि उस मच्छर को वहीं पर ही ख़त्म किया जा सके? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप सिंसियरिटी के साथ, डेडिकेशन के साथ और आपकी विल अगर हो, तो मैं समझता हूँ कि वो काम हो जाता है। मैं यहाँ पर कुछ ऐसा सिस्टम नजर नहीं आ रहा, और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि अब तक हमने 75 सालों में कोई हेल्थ और एजुकेशन की प्रायोरिटी। ठीक है कैसर सज्जाद, डॉक्टर मोहम्मद तौफीक साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप हेल्थ डायरेक्टर हेल्थ कराची, तो आपसे भी बात करते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसकी जानिब से तो ये बयान आया था कि इकदाम किए जा रहे हैं खसरा और जो चिकनगुनिया है उस पर काबू पाने के लिए। चाहेंगे कि आप ज़रा तफसीलन बताएं कि कौन कौन से ऐसे इकदाम हैं जो कराची के आवाम के लिए किए गए हैं ताकि उन्हें इस तरह की मूजी अमराज से बचाया जा सके। देखिए, ये चिकनगुनिया और खसरा की रोकथाम के इकदाम तो डेफिनेटली किए जा रहे हैं। ये आपको पता है सीजनल और वायरल डिजीज है, और दुनिया में और इन ऐसे जब हालात और मौसम बदलते हैं उसमें ये मच्छर के जरिए वायरस फैलता है, और जब ऐसा सीजन आता है जब मच्छरों की बहुतात होती है तो ये वायरस ज़ाहिर है मच्छर एक को काटता है, दूसरे को काटता है, उससे फैलना शुरू करता है। तो इसके लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम तो ऑलरेडी बड़ी कर रहे हैं, कंपेन कर रहे हैं, जैसे प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, और हमारे सर्वेलेंस ऑफिसर डोर टू डोर भी लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं कि अपने आप को मच्छरों से कैसे महफूज रखें और घरों की सफाई कैसे रखें। ये डेंगू का मच्छर और चिकनगुनिया वाला मच्छर एक ही है, उसी के हवाले से ऑलरेडी डेंगू सेल भी ये बड़ी जबरदस्त कंपेन इस पे करता रहा है, और सब लोगों को अवेयरनेस दी जा रही है। लेकिन यह है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इसका ग्राफ आ रहा है। आप देखें कि दिसंबर में 459 केसेस थे, फिर जनवरी 358 हुए, फिर फरवरी में ये 205 हुए, और मार्च में अब तक ये तकरीबन 52 केसेस जो है सस्पेक्टेड केसेस। 123 का फिगर है कि 123 अफराद जो हैं उनमें तस्दीक हो चुकी है, जो हमारे पास फिगर आ रहा है। फिगर 123 सस्पेक्टेड केसेस है, 52 में कंफर्मेशन हुई है।
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने जिस तरह से कहा कि अवेयरनेस दी जा रही है, क्या आप समझते हैं कि सिर्फ अवेयरनेस से चिकनगुनिया या इस तरह की जितने भी जो अमराज देखें, दो बातें ये हैं कि देखें कि अभी कराची सिटी है, जैसे यहाँ शहर के अंदर मच्छरों की जो स्प्रे है वो कराची ये म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमने ऑलरेडी डायरेक्टर केएमसी को लेटर लिखा है कि इसकी स्प्रे की कंपेन और स्ट्रॉन्ग करें और तेज करें, और सबर्स एरिया जहाँ भी हमें रिपोर्ट्स हुई हैं वहाँ पे मैं भी एक सवाल करना चाहूंगा जी कि डायरेक्टर साहब सुन रहे होंगे, आप ये बताएं कि जो डेंगू सेल बनाया गया है उसके वो एक रबड़ स्टैम्प की तरह है, उनके पास फंड्स नहीं है, उनके पास कोई एक तमाम इकदाम करने की चीजें नहीं है, जबकि केएमसी के पास फंड भी है, गाड़ियां भी हैं। जब मच्छर मलेरिया हो या डेंगू हो, देखें दोनों प्रोग्राम के लिए फंड जो है मुख्तसर हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं ये भी थोड़ा सा बता दें कि कहाँ किस तरह देखें ऐसा नहीं है। सिंध में आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात यह है कि ये स्प्रे के लिए ना सीजनल एक मौसम होता है, एक वक्त होता है जब स्प्रे बाकायदा कराए जाते हैं। मलेरिया डिपार्टमेंट को भी हमने मेडिसिन दी है, इवन केएमसी वालों ने भी हमसे मेडिसिन मांगी, हमने उनको भी दी है ये स्प्रे करने के लिए। उनके पास अपने भी होती है, उनके पास मोर देन 36 व्हीकल्स हैं जो स्प्रे के लिए वो लोग यूज कर सकते हैं, और उनको मेडिसिन की जरूरत थी, उन्होंने हमसे ली है, हमने दी है, और ऑलरेडी उन्होंने स्प्रे डिफरेंट एरियाज में कराची में शुरू किया। ठीक है डॉक्टर साहब, बात वही है कि इलाज से बेहतर एहतियात है, कहते हैं कि इस पर एहतियात भी बरतनी बहुत ही ज़रूरी है, नागुज़ीर है। इब्राहिम रेन, डॉक्टर मोहम्मद तौफीक साहब और कैसर सज्जाद, आप तीनों का शुक्रिया। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, हम हमेशा से सुनते आए हैं कि टाइम इज मनी, लेकिन अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री या ऐसी मार्केट हो जो कि ताख़ीर से चीज़ डिलीवर करे और साथ ही साथ आपको जो है उस चीज़ के पैसे भी ज़्यादा दिए जाएं, तो इसको हमेशा लूट बाजारी कहेंगे। ऑटोमोबाइल पॉलिसी की अगर हम बात करें तो धज्जियां उड़ा दी गई हैं इस पॉलिसी की, और कार बनाने वाली कंपनी सार्फिन को दोनों हाथों से लूटने में मसरूफ हैं। नई ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री पॉलिसी के तहत कार बनाने वाली कंपनी सारिफ को 2 माह में गाड़ी डिलीवर करने की पाबंद है, मगर गंगा ही उल्टी बह रही है। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान मोटर व्हीकल एसोसिएशन इस बारे में कहते हैं कि गाड़ियां बनाने वाली कंपनीज के लोकल असेंबलर्स ने लूट मार का बाजार गर्म कर रखा है। अगर आप कोई भी गाड़ी जल्द से जल्द मंगवाना चाहते हैं या पसंद का रंग चाहते हैं या किसी भी कलम कस्टमाइज चाहते हैं, तो उसके लिए गाड़ी की कीमत में इजाफा किया जाता है। 1,80,000 से लेकर तक इजाफी रकम बटोरी जाती है। गाड़ियों की खरीदो फरोख्त से जो जुड़े हुए कारोबारी हल्के हैं, उनका इस तमाम तर सूरत हाल पे कहना है कि पाकिस्तान में गाड़ियों के प्रोडक्शन में इजाफा हुआ है, मगर इसका फ़ायदा आवाम को मुंतकिल नहीं किया गया, और इसमें कुछ सारिफ का जो कंज्यूमर है उसका भी कसूर पाया जाता है, क्योंकि वो जल्दी गाड़ी लेना चाहता है। लेकिन यकीनी बात है, जब आप किसी भी चीज़ की रकम अदा कर देते हैं तो जो भी मैन्युफैक्चरर है उसका ये फ़र्ज़ है कि वो उसको फ़ौरन से चीज़ डिलीवर करे। लेकिन जो असेंबलर्स हैं वो इस बारे में काफ़ी लूट मार बाजार गर्म किया हुआ है। इस बारे में आपको बताएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक से पहले बात कर रहे थे पाकिस्तान ऑटोमोबाइल पॉलिसी की। इसी बारे में बात करने के लिए रोमेल कैनेथ 92 न्यूज़ के नुमाइंदे भी हमारे साथ मौजूद हैं। रोमेल, जिस तरह से शिकायत जितने भी कारोबारी लोग हैं, जो भी इस ऑटो इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, उनका यही कहना है कि ऑटोमोबाइल पॉलिसी जो है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। दरअसल ऑटोमोबाइल पॉलिसी क्यों है, क्या है? क्योंकि हमने ये देखा है कि जो मुख्तलिफ जो कंपनीज हैं, कार कंपनीज, कोई 6 महीने, कोई 8 महीने, कोई 2 महीने का वक्त देती है और उसके बाद गाड़ी डिलीवर की जाती है, और कभी कभार वो जो टाइम होता है उसमें भी नहीं मिलती गाड़ी।
जी बिल्कुल, ऑटोमोबाइल पॉलिसी जो है एक तवील अरसे के बाद लाई गई है। इसको लाने का मकसद यही था कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री जो है तरक्की करे और सारिफ को सस्ती से सस्ती गाड़ियां जो है मुल्क के अंदर जो है मुहैया हो सके। लेकिन इसके बरक्स जो है उल्टी ही गंगई बहती हुई नजर आ रही है। हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में छोटे चोरों को तो पकड़ लिया जाता है, लेकिन बड़े चोरों को कभी भी जो है हमेशा से छूट दे दी जाती है। यही हाल हम देख रहे हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो रहा है कि सारिफ अपनी गाड़ी लेने जाता है, उसको मुकर्रर वक्त पर अगर गाड़ी नहीं मिलती है तो उसको अगर जल्द से जल्द गाड़ी चाहिए तो उसको ओन के नाम पे जो है मजीद इसके ऊपर पैसा देना पड़ता है। सिर्फ अगर हम टोयोटा कंपनी की बात करें तो 1,80,000 से तकरीबन 3 लाख रुपए तक का ओन उसको भरना पड़ता है। और इसके साथ ही साथ अगर उसकी कलर के लिए अगर उसकी कोई पसंद है कि वो अपने पसंदीदा कलर की गाड़ी खरीदना चाहता है तो उसके लिए भी जो है उसको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। हालांकि जो अभी नई हुकूमत की जानिब से ऑटो पॉलिसी आई है उसमें वाज़ेह तौर से बताया गया है कि 2 माह के अंदर अंदर जो भी सारे अपनी बुकिंग करवाता है गाड़ी की उसको डिलीवरी मिल जानी चाहिए। अगर डिलीवरी में ताखीर होगी तो जो भी एडवांस उसमें उसने रकम अदा की हुई है उसको दुगनी अदा करनी पड़ेगी उस कंपनी को। लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा। अभी कुछ देर पहले ही एक हमें शिकायत भी मौसूल हुई इस्लामाबाद में। यहाँ पर तो उल्टा ऐसा होता है कि जब कोई भी कंपनी नया मॉडल लॉन्च करती है, जब भी कोई कंपनी नया मॉडल लॉन्च करती है तो उस पे वो 2 माह की क्या बात कर रहे हैं, 4 महीने लग जाते हैं। मैं उसकी तरफ ही आ रहा था कि अभी थोड़ी देर पहले ही मुझे जो है एक शिकायत मिली है इस्लामाबाद से कि जो साहब अभी टोयोटा की गाड़ी लेने जा रहे थे उनको अब नए मॉडल की गाड़ी के लिए जो सिर्फ टाइम ड्यूरेशन दी गई है वो 6 माह की, और 6 माह के बाद भी उनको ये नहीं पता कि जो टाइम उनको दिया गया है 6 माह का उस पर डिलीवरी होगी या नहीं होगी। तो लोगों की शिकायतें अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन हम देखते हैं कि इस हवाले से कंज्यूमर एसोसिएशन का जो किरदार है उसको अब उनको देखना पड़ेगा किरदार क्या अदा करती हैं, क्योंकि ये कोई नई बात नहीं है। एक तवील अरसे से ये काम जारी है, ये ब्लैक मार्केटिंग का काम, लेकिन इसके ऊपर ना तो हुकूमत को इकदाम करती हुई नजर आ रही है, ना ही हम देख रहे हैं कि कंज्यूमर एसोसिएशन। हालांकि होना यह चाहिए था कि सारिफ जो अपनी पैसे भी अदा कर रहा है और अब गाड़ी खरीदना चाह रहा है उसको बर वक्त जो है उसको गाड़ी भी डिलीवरी मिलनी चाहिए और साथ साथ उसकी पसंद नापसंद के ऊपर भी जो है कोई चार्जेस नहीं लगने चाहिए। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता हुआ नजर आ रहा है। यही वजह है कि जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो यहाँ पे ब्लैक मार्केटिंग उनकी अरूज है और इसका सिर्फ और सिर्फ जो नुकसान होता हुआ नजर आता है वो एक आम सारिफ को होता है। तो रुमेल, पाकिस्तान मोटर व्हीकल एसोसिएशन जो है उसका इस बारे में क्या कहना है? जी बिल्कुल, हम HM शहजाद से जो हमारी बात हुई उनका ये कहना था कि हम एक तवील अरसे से इस बात के जो ऊपर जो है आवाज़ उठाते हुए नजर आते हैं, लेकिन इस तरह से कुछ भी नहीं आता क्योंकि हम देखते हैं जो ऑटोमोबाइल जितनी भी कंपनियां हैं टोयोटा, सुजुकी और जो होंडा है वहाँ पे उनकी जो है एक उनकी बड़ी मोनोपोली यहाँ पे एक बनी हुई है कि वो हमेशा कोशिश ये करते हैं कि सारिफ को सस्ती गाड़ी किसी तौर से भी मुहैया ना हो। क्योंकि हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में जो है 5 साल पुरानी गाड़ियाँ भी जो है मंगवाने इम्पोर्ट करने की बात की जा रही थी, लेकिन उसके ऊपर जब भी होता है तो बजट से कबल जो है बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई जाती है और कोशिश की जाती है कि ये गाड़ियां इंपोर्ट ना हो और लोकल इंडस्ट्री को जो है फरोग मिलता हुआ नजर आए। तो लोकल इंडस्ट्री को हमेशा हम देखते हैं कि गवर्नमेंट सपोर्ट तो करती है, लेकिन इसका फायदा सारिफ को होता हुआ नजर नहीं आता। दूसरी जानिब हम एक बात यहाँ ये भी बता, लेकिन लोकल जो मार्केट है जब वो इतना ऑन देगी रुमेल तो किस तरह से उसका फायदा होगा? तो फिर तो जाहिर है इंपोर्टेड गाड़ियां जो है उसी की तरफ लोग जाएंगे कि कम से कम वहां पर ऑन तो नहीं भरना पड़ेगा। ये बताइएगा कि जो पॉलिसी ऑटोमोबाइल पॉलिसी उसके मुताबिक कितना टाइम फ्रेम बताया गया है कि इसके टाइम के अंदर अंदर जो है वो गाड़ी डिलीवर होनी चाहिए? क्योंकि हमने देखा है कि कोई कंपनी ऐसी है जो 2 महीने, कोई 6 महीने, 7-7, 8-8 महीने भी नए मॉडल पे लग जाते हैं। तो इस सिलसिले में कोई टाइम फ्रेम बनाया हुआ है इस पॉलिसी में गवर्नमेंट की तरफ से, विभाग की तरफ से कि इतने वक्त के अंदर अंदर गाड़ी डिलीवर होनी चाहिए? बिल्कुल, ऑटो पॉलिसी में जो एक अच्छी बात यहाँ पे अब सामने आई है वो ये कि ऑटो पॉलिसी में बाउंड किया गया है तमाम कंपनीज को कि जो भी सारिफ उनसे गाड़ी लेता है एडवांस की रकम जमा कराता है तो एडवांस की रकम जमा कराने के 2 महीने के बाद उसको गाड़ी डिलीवर कर दी जाए। अगर कंपनी डिलीवरी जो है टाइम पे देने में नाकाम रहती है तो सारी 2 महीने में गाड़ी डिलीवर की जाए। कंज्यूमर एसोसिएशन इस सिलसिले में क्या कर रही है? रुमेल हमारे साथ मौजूद हैं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन कोकब इकबाल साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सर बताइएगा, कंज्यूमर एसोसिएशन इस तमाम तर सूरत हाल में तमाम तर कहानी आपके भी सामने है कि पॉलिसी के मुताबिक तो 2 महीने के अंदर अंदर गाड़ी डिलीवर करना लाजिम मलजूम है, लेकिन कहीं पर अमल दरामद नजर ही नहीं आ रहा। 6 महीने, 7 महीने, 4 महीने तो आम सी बात है। राब्ता मुनक़ता हो गया है कोकब इकबाल साहब।
कोशिश करेंगे कि दोबारा से उनसे राब्ता करें। और ये एक बड़ा वैलिड पॉइंट है, जिस तरह से रोमेल कैनिस भी हमें बता रहे थे कि इस पॉलिसी जो कंज्यूमर पॉलिसी बनाई गई है, ऑटोमोबाइल पॉलिसी, उसके तहत 2 महीने के अंदर, और ये ऐसी चीज़ है जो आम लोगों को, कंज्यूमर को बिल्कुल पता ही नहीं होगा, तो इस बारे में भी बात करेंगे। एच शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान ऑटोमोबाइल एसोसिएशन के, उनसे बात करते हैं। एच शहजाद साहब, आपका इस तमाम तर सूरत हाल पर क्या स्टांस है? ये जो लोकल असेंबलर्स हैं, इनकी लूटमार को किस तरह से ख़त्म किया जा सकता है? देखें भाई, मैं पिछले कोई 30 साल से ये रोना रो रहा हूँ कि एक सेहतमंद कंपटीशन होना चाहिए, एक ऐसी फजा होनी चाहिए जिनके मुकाबला, ऐसा मुकाबला हो कि ये लोकल असेंबलर्स जो हैं, ना सिर्फ ये अपनी क्वालिटी अच्छी करें, ना सिर्फ ये अपनी गाड़ियों की कीमतें कम करें और एक मेड इन पाकिस्तान गाड़ी की तरफ जाएं। लेकिन आज हमारी ये बदनसीबी है कि हम जो डिलीशन प्रोग्राम के ऊपर हम काम करते थे, वो डिलीशन प्रोग्राम खत्म हो चुका। अब हम टोटली ट्रेडिंग के ऊपर आ गए हैं। हम असेंबलर्स थे, असेंबलर हैं और आइंदा भी असेंबलर रहेंगे। अब रहा कि ये जो लूटमार लगी पड़ी है, ये लूटमार, मैं आपको बता दूं कि मुझे इस कारोबार से मेरी वाबस्तगी 40 साल की है। इतना बुरा वक्त मैंने नहीं देखा कि जितनी ये ब्लैक मार्केटिंग जितनी आज उरूज पर है, इससे पहले कभी नहीं रही। पॉलिसी के ऊपर इसाक डार साहब और इनकी टीम ने बहुत मेहनत की। बड़ी मुश्किल से आज से 1.5-2 साल पहले वो पॉलिसी आई, लेकिन अभी तक उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं है। उससे वेरी क्लियरली जहां लिखा था कि ये प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, वहां ये भी लिखा था कि 2 महीने के अंदर अंदर ये गाड़ी डिलीवर करेंगे, और नहीं तो वो फिर जो भी साहब कोई ऐसा केस भी नजर आता है? मेरी नजर में तो कोई भी ऐसा केस नहीं है कि कोई ऐसा कंज्यूमर हो जिसे 2 माह से ज्यादा वक्त मिल गया हो और उसके बाद उस कंपनी ने, जो भी असेंबलर है, उसने दुगनी रकम लौटाई हो। ये कभी भी मुमकिन नहीं है। गाड़ी ऐसा हुआ नहीं है। ये सिर्फ ये जो लोकल असेंबलर हैं, ये जो लोकल असेंबलर है, ये अपनी उसी इजारादारी, देखें इजारादारी किसे कहते हैं कि जो सुजुकी बनाता है वो टोयोटा नहीं बनाता, जो टोयोटा बनाता है वो होंडा नहीं बनाता। इन्होंने पूरा एक जो है ना प्लान बनाया हुआ है कि आपने ये करना है, आपने ये करना है, आपने। मैं आपको देखे ना, आज ये 1.5, 2 लाख बल्कि 2.5 लाख रुपए टोयोटा के ऊपर चल रहे हैं, 1.5 से लेकर 3 लाख रुपए होंडा पे चल रहे हैं, और सुजुकी की जो गाड़ियां हैं 60,000 से लेके उस पर भी 1.5 से 2 लाख रुपए ऑन चल रहा है। ये लफ्ज ऑन तो बहुत अच्छा मैं कह रहा हूँ, ये ब्लैक मार्केटिंग के अलावा कुछ नहीं है। ये लम्हाए फिक्रिया है, हुकूमत को ये देखना पड़ेगा। इसके लिए मैंने सजेशन गवर्नमेंट को पहले भी दी, आज भी देता हूँ, आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से देता हूँ कि अगर इनको अगर कंट्रोल करना है तो जो नए प्लेयर आने वाले हैं वो जल्द आ जाएं। दूसरा, जो यूज गाड़ियों की जो 3 साल की पॉलिसी है उसे 5 साल किया जाए, ताकि गाड़ियां ज्यादा आएंगी तो इनसे मुकाबला होगा। इस वक्त हो ये रहा है, उनसे मुकाबला होगा, लेकिन देखना यह कि अब इन असेंबलर्स की मोनोपोली को किस तरह से तोड़ा जा सकता है। एचएम शहजाद साहब हमारे साथ थे, रोमेल कहने था, आपका भी बहुत शुक्रिया। और आगे बढ़ते हैं, कुछ बात करते हैं बिनते हवा की। तैयबा तशद्दुद केस की बात हमने की, तो तैयबा के जख्म अभी मुंदमिल हुए थे कि एक और मुलाजमा पर तशद्दुद हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत में कमसिन साइमा पर तशद्दुद का एक और वाक़या सामने आया है। 11 साल बच्ची है साइमा, जिसका नाम है, उसको घर की मालकन और उसके बच्चों ने तशद्दुद का निशाना बनाया और यहाँ तक कि सर के बाल भी काट डाले। थाना गोलड़ा पुलिस ने इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए मुकदमा दर्ज किया और तशद्दुद में मुलव्विस घर के मालिक, जिसका नाम मोहम्मद अहमद बताया जा रहा है, उसको और उनकी वालदा अलमाज से उनको गिरफ्तार किया और उनसे तफ्तीश भी जारी है। टिका खान सानी हम मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और उनसे इस तमाम तर सूरत हाल पर मौक़िफ़ लेते हैं और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। टिका खान सानी ये बताएगा कि अभी तो जो हम तैयबा को नहीं भूल पाए थे कि एक और तैयबा जिसका नाम साइमा है वो सामने आई है, और ये एक ऐसा एरिया है E11 पुलिस फाउंडेशन जहां मोस्टली वो लोग हैं जो कि पुलिस के आला अफसरान रह चुके हैं, रिटायर होकर यहाँ पर मुकीम हैं। तो ये बताइएगा इस तमाम तर सूरत हाल में पुलिस क्या तफ्तीश कर रही है? जी बिल्कुल, पुलिस तो भी तफ्तीश कर रही है। बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये रात को पेश है, जिसमें इस बच्ची से सिर्फ चाबियाँ गुम हुई गाड़ी की, और इसने बाकायदा एक नौकर, 2 नौकर हैं उस घर में और 3 अफराद हैं जो मालिकान हैं। उनमें से एक नौकर को ये चाबी दी, जिस पर चाबी गुम हो गई, जिस पर 3 घर के अफराद जो हैं उन्होंने तशद्दुद का निशाना बनाया। एक तो वालिदा अलमास और उसका बेटा इम्तियाज़ अहमद और बेटी फातिमा, तीनों ने उसको तशद्दुद का निशाना बनाया।
और इतना मारा कि बाल काटे उसके बाद छुरी गर्म करके बाकायदा बच्ची के बाजू पे लगाई गई और उसके ऊपर पानी फेंका गया। जब यानी पूरे जिस्म पे उसके नाखून लगे हुए हैं, खुराशें हैं, चेहरे पे भी निशानात हैं ज़ख्मों के, जिसके बाद ये बच्ची भाग के जान बचाने के लिए दीवार फलांग के साथ ही एक हसास अदारे की पुलिस एक ऑफिसर हैं उनके घर पहुंची, जिन्होंने पुलिस को बुलाया, मीडिया को बुलाया, वहाँ पे बयानात रिकॉर्ड किए गए। और इसको इसी तरह जब आज पुलिस जुडिशल मजिस्ट्रेट में लेके आई गिरफ्तार करके दोनों जो मुलजिमान थे तशद्दुद करने वाले, तो बाकायदा इसको भी तैयबा तशद्दुद केस की तरह तनाज़ा बनाने की कोशिश की। चूँकि मीडिया में आ चुका था ये बात और कहा गया कि ये साथ ही जो घर है वहाँ एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं किसी हसास इदारे के, उनके साथ इनका तनाज़ा चल रहा था। लेकिन साथ अफसोसनाक बात यह है कि पुलिस ने तफ्तीश मुकम्मल नहीं की, बड़ी उजलत में उनको गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट की अदालत में, जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में यानी सिविल जज की अदालत में पेश किया गया। और जब समाअत हुई वहाँ पे, चूँकि जुडिशल रिमांड 4 दिन का चाहते थे इन दोनों मुलजमान का, माँ और बेटे का, और साथ ये भी इस्तदा की कि जो दूसरा नौकर है जो इसको तशद्दुद का निशाना बनाता था और बेटी, उसको गिरफ्तार करना है। मजिस्ट्रेट ने तो ये रिजेक्ट कर दी, चूँकि उनका ये कहना था कि दफ़ात जो लगाई गई हैं पुलिस की तरफ से वो काबिल ज़मानत हैं, चूँकि कैंची से बाल काटे गए हैं, अगर ये बाल नोचे जाते तो फिर 3 साल की सज़ा थी, ये वकील का मौक़िफ़ था। लेकिन चूँकि इसकी दफ़ात बड़ी कमज़ोर थी और साथ ही जो ये बताएगा टीका खानसानी के जो बाल तो चले कैंची से काटे गए हैं वो तो बात ठीक है, लेकिन जो जख्म है, जो छुरियां गर्म करके लगाई गई हैं, उस पर क्या कोई दफात नहीं लगती? हाँ जी बिल्कुल, बड़ी सख्त दफात है, लेकिन चूंकि अभी उजलत में पुलिस ने इनको गिरफ्तार करके रिमांड के लिए पेश कर दिया। दूसरी तरफ मेडिकल रिपोर्ट का इंतजार नहीं किया गया, मेडिकल रिपोर्ट में सारे हकायक सामने आ जाते। बच्ची का बाकायदा बयान मौजूद है जिसने अपने बयानात दिए हैं पुलिस को कि उसको गर्म छुरी के साथ यहाँ पे जख्म किए गए हैं, एक यहाँ जख्म है, हाथ पे जख्म है, चेहरे पे बड़े शदीद जख्म है। लेकिन साथ बयान में ये भी साइमा जो बच्ची है 11 साल, उसका ये भी कहना है कि 4 साल से उसे घर भी नहीं जाने दिया, रहीम यार खान की रिहायशी है, कुछ ऐसे भी मामलात थे? जी बिल्कुल, ये रहीम यार खान की रिहायशी है। इसको पहले तो लाहौर आई, उसके बाद इसको खारिया में रखा गया किसी घर में, फिर इस्लामाबाद में बदकिस्मत इसी फैमिली के घर में पिछले 1 साल से है। अभी रमज़ान से ये इस घर में शिफ्ट हुई है, पहले इनकी बहन के घर थी और इसको कई दिनों से तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा था। कई दफ़ा इसने कहा कि मैंने जान बचाने की कोशिश की और सारी फैमिली, एक नहीं बल्कि 4 घर के अफराद जो है इसको तशद्दुद का निशाना बनाते थे। जो तैयबा है उसको तो चलें, एक कोई सामने आया फर्ज जो समन मिनोला जो कि समाजी कारकुन हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया समन मिनोला साहब आपका। सर, अभी तैयबा के ज़ख्म मुंतमिल हुए ही थे कि एक और तैयबा सामने आ गए है, ताहिर अब्दुल्ला साहब, इस बारे में बताइएगा कि क्या कहेंगे, समाजी कारकुन होने के नाते इस पर आपका क्या मौक़िफ़ है, क्या किया जाएगा? जी, आप मेरे से बात कर रहे हैं? जी, आपसे बात करें ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा। जी, माज़रत के साथ ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा। जी, गलत फहमी कुछ हो गई। ताहिरा अब्दुल्ला साहब, फरमाइएगा कि इस तमाम तर मामले पे आपका क्या स्टांस है? जी, हम लोगों को ये बात रात में पता चली और फौरी तौर पर एक्शन लेना शुरू कर दिया। हम नहीं चाहते थे कि बच्ची पुलिस थाने में रात गुजारे, लेकिन पुलिस ने बहुत देर कर दी। आते आते बच्ची को बरामद किया गया उनके साथ वाले घर से, पड़ोसी घर से। फिर उनकी जो मालिकन थी और उनके बच्चे, उनको गिरफ्तार कर लिया गया, गोलरा थाने में ले जाया गया। सुबह के वक्त बच्ची को हमारी मदद से और पुलिस के साथ हमने ताउन किया, पुलिस ने हमारे साथ ताउन किया, पिम्स में ले जाया गया। उसका मेडिको लीगल एग्जामिनेशन हुआ, मेडिको लीगल रिपोर्ट तैयार हुई और इस वक्त उसको एक शेल्टर में पनाह मिल चुकी है। ठीक है ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा, हम तो बस यही दुआ करते हैं कि इस तरह का और कोई केस ना हो और उनको जी। बहुत शुक्रिया ताहिरा अब्दुल्ला साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और टीका खानसानी भी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। अब इंशाअल्लाह आपसे सोमवार को मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। अल्लाह ने के बाद।